सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमने आज का जो टॉपिक है वो एक और फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, या इंडिया जो जिसको आप सेक्युलर स्टेट कहते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। समझेंगे। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है वो कंट्री या ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे उसूल जो स्टेट को रिलीजन से दूर रखते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कोई स्टेट जो है वो सेक्युलर है, तो वो सेक्युलर तभी मानी जाएगी कि वो किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, एनी रिलीजन, ये कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। लाइक सऊदी अरबिया है हम ये नहीं कहेंगे कि वो सेक्युलर स्टेट है, क्योंकि वहाँ जो रिकॉग्नाइजेशन मिली है वो सिर्फ इस्लाम को मिली है। वहाँ नॉन मुस्लिम जो होंगे वो खुले में कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लाइक कोई हिंदू होगा वो पूजा नहीं कर सकता है, कोई क्रिश्चियन होगा वो चर्च नहीं बना सकता है, ना ही अपनी प्रैक्टिस खुलेआम जाहिर कर सकता है, क्योंकि वो फंडामेंटल इस्लामिक स्टेट है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, बहुत ज्यादा। तो अगर स्टेट यहाँ एक को रिकॉग्नाइजेशन देगा, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा हिंदू है, तो अगर इंडिया बोलेगा हमारा जो ऑफिशियल रिलीजन है वो हिंदुइज्म है, तो क्या बाकी के जो जैसे मतलब मुसलमान है, सिख है, बुद्ध है, जैन है, ठीक है, तो ये सारे जो जितने भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये खुद को सिक्योर फील कर पाएंगे इंडिया के अंदर? हम पराई कंट्री में हैं, हम उस कंट्री में है जो हिंदुओं का स्थान है। ठीक है, जो हिंदुओं की जगह है। जैसे पहले हिंदुस्तान कहा जाता था, यानी हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं की जगह, हिंदुओं की रहने की जगह, लेकिन उसको बदल के फिर इंडिया करार दिया। वो बाशिंदे, वो इनहेबिटेंट जो इंडस वैली से आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि कंट्री की बहुत सारी हिस्ट्री है। मतलब जिस भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री लागू करता है, अडेप्ट करता है, उसकी अपनी पीछे कुछ वजह होती है, कोई हिस्ट्री होती है। इंडिया का इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना, लागू करना एक हिस्ट्री रह चुकी है। देखो, मैं फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की। जब हिंदू मुसलमानों में फूट पड़ गई तो ही पाकिस्तान बना था। इसका मतलब इंडिया की हिस्ट्री है, ये जो रिलीजन एक तरह से कर्स है एक कंट्री के लिए। एक कंट्री कभी खुश नहीं रह सकती जहाँ रिलीजन के नाम पे, जात के नाम पे, या मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के नाम पे लड़ाई झगड़े हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कंट्री को देखता है, लाइक के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स होंगे वो हम इलेक्ट करते हैं जो हमारे ऊपर रूल इलेक्शन। ठीक है, तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि हमारा ये बंदा है, ये हमारी बेहतरी काफी अच्छे से करेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वहां पे हम मे बी उसको प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा हिंदू होगा
जो मुसलमानों के लिए बेहतरीन तरीके से चीजें कर सकता है, तो वहां पे हम उसे ही चुनेंगे, ठीक है। या कोई मुसलमान होगा जो हिंदुओं के लिए बेहतरी करेगा, तो हिंदू अपने मतलब कास्ट के बंदे को नहीं चुनेंगे कि रिलीजन के नाम पे इसने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। और सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे रेलेंट फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है वो सेक्युलरिज्म ही माना जाता है, क्योंकि ये सबसे लाइक एक की है। किसकी चाबी है ये उस ताले की चाबी है जिसके पीछे पीस है, अमन है, ठीक है। तो अगर आपको अमन कायम करना है किसी कंट्री को, तो आप किसी भी मतलब किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे कि ये हमारे कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है। हम बोले कि नहीं, कंट्री हैव नो रिलीजन, यहाँ किसी का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक फुटबॉल गेम जो कॉन्स्टिट्यूएंट रूल्स है, तो अगर चेंज किया जाए, गेम के रूल्स चेंज हो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट रूल्स अगर चेंज होते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसे इफेक्ट हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि नौजुबिल्ला वो कोई कुरान है कॉन्स्टिट्यूशन, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगी, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है उसमें बहुत सारी चेंज, जिसको आप अमेंडमेंट कह, क्योंकि पहले सोसाइटी कुछ अलग थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब लोगों की चाहत कुछ अलग थी, वक्त के साथ साथ जरूरत बढ़ जाती है, ठीक है। तो तब शायद गवर्नमेंट को लगा कि ये सारी चीजें नहीं हो सकती है, तो नहीं की। आज गवर्नमेंट को लगा कि ये चीजें करने का सही टाइम है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाएंगे, ठीक है। एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें चेंज होती रही। एंड ये जो सेक्युलरिज्म है ये भी एक तरह चेंज से ही आया था, कि मतलब पहले तो मतलब जो रिलीजन है उसको कोई ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे मतलब देंगे, ऐसा मतलब सोचा गया। लेकिन उस पे फिर काफी बहस हुई, डिबेट हुई, और आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया कि सेक्युलरिज्म होना ही होना चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर आप मेजर चेंज करते हैं, बहुत बड़ी चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब है कि कंट्री का नेचर चेंज हो रहा है। लाइक सऊदी में पहले मतलब औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब वहां पे गाड़ी चलाने की इजाजत है। उनको कहा जाता है जैसे पर्दे में रहेंगे तो आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कंट्री का नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले वो कंजर्वेटिव थिंकिंग देख रहे थे कि नहीं, औरतें नहीं चला सकती है, वो बेहयाई की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन अब जब इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसकी मतलब रेफरेंस दी कि नहीं, औरतें जो है उन्होंने सवारियां चलाई है पहले जमाने में भी पर्दे में, तो वो कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने नेचर जो है अपनी कंट्री का वो थोड़ा सा चेंज किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज लाया। या पड़ा, ठीक है। तो आपने देखा कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक किंग ने बनाया था। लोगों को मतलब फील ही नहीं होता था कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो एक किंग ने बनाया था अपनी चॉइसेस पे, ठीक है। तो क्या जरूरत पड़ी थी नेपाल को कि उन्होंने दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया और डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे वो जिससे अडहर वो जिसे एडहर करते हैं, जिससे एसोसिएट करते हैं, जिस कंट्री से भी, वो चाहते हैं कि उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो अपने मन मुताबिक हो, यानी लोगों के मन मुताबिक हो। तो इसमें हमने डिफरेंट फीचर्स पढ़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे अबाउट सेक्युलरिज्म, ठीक है, अबाउट फेडरलिज्म, क्योंकि कश्मीर में हमने कुछ अलग ही मतलब मंजर देखा है। जितना आप हायर क्लासेस में ये पढ़ते जाएंगे, इस है ये इतने ही नहीं है, ये काफी डीप है, इसके काफी डीप माने हैं, काफी सब्सटेंटिव है, ये काफी डीप मीनिंग रखता
क्लासेस में जाते हैं, आप इसके मीनिंग और भी ज्यादा डीपली समझते हैं कि क्यों है, कैसे है ये। जैसे आप हाई जाएंगे हायर क्लासेस में, उतना ही आप ग्रास्प कर पाएंगे। तो ये तो फिलहाल सभी आउटलाइंस है जो हमने पढ़ी। लाइक आप जितना हायर जाते हो, आपको उतना ही डीप ये थॉट्स मिलेंगे। ये देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये इतना ही, इसके बहुत सारे डीप कंसेप्ट्स है। जैसे अगर आप इंशाल्लाह 11th में अगर आप आर्ट्स में जाते हैं, तो वहां आप देखोगे ये जो राइट टू इक्वालिटी इतना सा लिखा है ना यहाँ पे, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ोगे कि राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन सा आर्टिकल आता है, या राइट टू फ्रीडम में कौन कौन सा आर्टिकल आता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, से रखते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि अगर पावर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो क्या हो जाएगा, व्हाट वुड हैपन देन इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, अगर हमने उसके पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए होते, कॉन्स्टिट्यूशन ने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए होते, तो क्या होता, व्हाट वुड हैपन, बताइए। बताइए।
मदीहा। क्वेश्चन है, अगर किसी के ऊपर जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हमने चुना होता है, अगर उनके पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आराम से जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है? आप जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइए, आपको क्या लगता है अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती पावर्स के ऊपर तो क्या हो जाता? शाबाश। अब कल का जो मैंने होम टास्क आपको दिया था वो व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, उसका ऑडियो भेजेंगे, रिटन में नहीं उसका ऑडियो भेजेंगे। और जो मैंने आज ही क्वेश्चन पूछा, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये आप अच्छे से समझेंगे और मुझे कल ये बताएंगे, ठीक है? चलिए लीव कीजिए।